हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको मैकियावेली के विषय में विस्तार से चर्चा की थी, जिसके वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस के सभी लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें तथा विषय संबंधी प्रश्नों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट, आज मैं आपसे थॉमस हॉब्स के विषय में चर्चा करूंगी। उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको मैकियावेली के विषय में बताया था। आज मैं आपको थॉमस हॉब्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सन 1588 से लेके 1669 ईस्वी तक था। तो सबसे पहले मैं आपको थॉमस हॉब्स के विषय में सामान्य जानकारी देने जा रही हूँ, जिसे हम सामान्य परिचय कह सकते हैं। स्टूडेंट, थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड के मॉलमेसबरी नामक स्थान में 5 अप्रैल सन 1588 में हुआ था, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। आर्मेंडा के युद्ध में इंग्लैंड ने सर्वत्र भय के वातावरण को उत्पन्न किया था और कहा जाता है कि भय से उत्पन्न मनोविज्ञान के माहौल में हॉब्स की मां ने अपने इस पुत्र को समय से पूर्व ही जन्म दिया। ये भी बता दें कि हॉब्स ने स्वयं जीवन भर अपने व्यक्तित्व के पीछे सक्रिय भय की भावना को महसूस किया और वह इससे उत्पन्न आत्मरक्षा की चिंता से भी पीड़ित रहा। अपने जीवन के इस पक्ष के बारे में हॉब्स का ही कथन है कि आर्मेंड के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। सन 1639 ईस्वी में ब्रिटेन में राजा और संसद के बीच संबंध बहुत उग्र और तनावपूर्ण हो गए और गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। शीघ्र ही दीर्घ संसद प्रभाव में वृद्धि हुई और उसके समर्थकों ने राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया। गृह युद्ध की अराजकता से दुखी हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई थी, अतः उसे आत्मरक्षा के लिए इंग्लैंड से यूरोप भाग जाना उचित प्रतीत हुआ। जब 1649 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम का वध हुआ और वहां क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई, तब हॉब्स यूरोप में इस संपूर्ण दुर्घटना के विश्लेषण में लीन था। उसके चिंतन का निष्कर्ष उसके ग्रंथ लेवियाथन में प्रकट हुआ। इस ग्रंथ में उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, जो तत्कालीन फ्रांस में भी मौजूद था, किंतु उसने अपने ग्रंथ में रोमन चर्च पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके परिणाम स्वरूप हॉब्स विवादास्पद बन गया और उसे पुनः अपना जीवन खतरे में दिखने लगा। अब उसने फ्रांस से भागकर पुनः इंग्लैंड में शरण ली, जहां राजतंत्र विरोधी गणतंत्र था। अतः उसने इस गणतंत्र की राज्य परिषद से इंग्लैंड में निवास की आज्ञा चाही। राज्य परिषद ने हॉब्स की समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की शर्त के साथ उसे इंग्लैंड में रहने की इजाजत दी। वस्तुतः लेवियाथन में राजतंत्र के साथ ही सभी शासनों की निरंकुशता का विचार ही निहित है और इसी आधार पर हॉब्स को इंग्लैंड में पुनः बसने का अवसर दिया गया था। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद गणतंत्र का भी पतन हो गया और 1600 ईस्वी में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। चार्ल्स द्वितीय को राजपद पर स्थापित किया गया, जो अतीत में फ्रांस में एक निर्वासित युवराज के रूप में हॉब्स का शिष्य भी रहा। अब संपूर्ण राजनीतिक स्थिति हॉब्स के बहुत अनुकूल थी। चार्ल्स द्वितीय ने उसका बहुत आदर किया और उसके लिए 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन जारी की। 91 वर्ष की आयु में 1679 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हॉब्स ने जन्म से ही राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता और अराजकता का दौर देखा था और इस परिदृश्य का उसके चिंतन पर गहरा असर दिखाई पड़ता है। वह इस अर्थ में भाग्यशाली था कि उसके जीवन के अंतिम वर्ष उस राजनीतिक स्थायित्व की छाया में कटे जिसकी उसने आकांक्षा की थी। स्टूडेंट, ये था थॉमस हॉब्स का सामान्य परिचय। अब हम थोड़ा सा व्यक्ति परिचय देखते हैं। थॉमस हॉब्स एक अंग्रेज उदारवादी संविदावादी राजनीतिक विचारक है, जिन्होंने सर्वप्रथम राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रूप में राज्य उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हॉब्स ने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समीप खड़ा करने का वैज्ञानिक प्रयास किया है। गति के नियमों को राजनीतिक विज्ञान के विशेष ढंग से लागू करके हॉब्स ने इस विषय को भौतिक विज्ञान के समीप ले जाने का प्रयास किया है। हॉब्स के सामान्य परिचय, व्यक्ति परिचय के बाद अब हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। जो पहली है डी सीवे या नागरिक 1642, डी कोपोरे पॉलिटिको 1650, लेवियाथन 1651 में, डी होमिने 1659 में, ए डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स और एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 में लिखी गई। स्टूडेंट, अब मैं सबसे पहले आपको हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के विषय में बताने जा रही हूँ।
हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता का सिद्धांत उसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रभावित है। हॉब्स के शब्दों में व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द है। स्टूडेंट, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इन सभी तथ्यों में से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एक एक चीजों को अलग अलग करके आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप संप्रभुता सिद्धांत समझिए। समझौते से स्थापित संप्रभु सर्वोच्च सत्ता, संपन्न और निरंकुश है। उसका प्रत्येक आदेश कानून और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। उसे जनता के जीवन को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार प्राप्त है तथा जनता को किसी भी प्रकार से उसे चुनौती देने का या उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हॉब्स कहता है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। जनता के लिए उसका पालन करना ही न्यायपूर्ण और वैध है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहां तक कि उसके प्राण लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है। हॉब्स समस्त ऐसी संस्थाओं का विरोधी है जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करने का प्रयास करती है। वह शक्ति के पृथक्करण और मिश्रित शासन व्यवस्था का भी विरोध करता है। उसके अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं अराजकता उत्पन्न करने वाली होती हैं। वह कहता है कि इंग्लैंड में उसके समय में होने वाले गृह युद्ध का यही कारण था, जिसकी वजह से लोग यह सोचते थे कि सर्वोच्च सत्ता राजा और संसद में विभाजित है। अतः हॉब्स संप्रभुता को संपूर्ण, अविभाज्य और असीम मानता है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए सेवाइन भी कहता है कि हॉब्स ने संप्रभुता को उन समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जिन्हें बोंदा ने आवश्यक रूप से बनाए रखा था। स्टूडेंट, हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के इन कार्यों से उसकी असीमित और निरंकुश शक्तियों का परिचय मिलता है। वो कार्य है, पहला, वह जनता के विचारों और सिद्धांतों को नियंत्रित करे। दूसरा, उसे जनता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, वह इसे अपनी इच्छा अनुसार छीनने का भी अधिकार रखता है। तीसरा, उसे अपने प्रजाजनों के सब विवादों के निर्णय करने का अंतिम अधिकार है। चौथा, उसे अन्य देशों से युद्ध छेड़ने और संधि करने का तथा अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रजाजनों के संपूर्ण साधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अधिकार है। और पांचवा, प्रभु शासन के सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है। हॉब्स का प्रभु सत्ता का विचार बोंदा के विचार से महत्वपूर्ण भेद रखता है। बोंदा प्रभु सत्ता पर ईश्वर के नियम, प्रकृति के नियम तथा राज्य के मौलिक नियमों के 3 प्रकार के प्रतिबंध स्वीकार करता है, लेकिन हॉब्स अपनी प्रभु सत्ता पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं मानता। बोंदा के अनुसार राजा को प्रजा की निजी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। हॉब्स उसे ऐसा अधिकार प्रदान करता है। बोंदा की संप्रभुता का सिद्धांत एक अपूर्ण सिद्धांत था। हॉब्स ने उसे सभी प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त करके पूर्णता प्रदान की। स्टूडेंट, इस प्रकार हॉब्स की प्रभुसत्ता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता और अविभाज्यता उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उसका स्वरूप कानूनी है। राज्य के समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है तथा वही मुख्य न्यायाधिपति है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता। उसका संप्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है, सैनिक और असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है और अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं उन्हें अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सम्मान व उपाधियों का प्रदान करता भी वही है। सभी समस्याओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। अतः हॉब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्तियों को ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और ना उसमें व्यक्ति व्यवस्था ही है। संप्रभु के आदेशों का पालन करने के अतिरिक्त नागरिकों को और किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। स्टूडेंट, हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक नज़र डालते हैं हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनैतिक वैज्ञानिक के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनैतिक विचारक है जिसने सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक मान्यताओं पर स्थापित करने का प्रयास किया है। हॉब्स उस काल का विचारक है जब भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो, केपलर जैसे विद्वान इतिहास रच रहे थे। जाहिर है कि उनका प्रभाव हॉब्स पर पड़ेगा ही। हॉब्स ने इन भौतिक वैज्ञानिकों से प्रभावित होकर मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से संबद्ध करते हुए राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान से जोड़ा। उसने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, गणित और विशेषकर रेखा गणित के तथ्यों का समावेश करने की वकालत की। राजनीतिक विषयों के विश्लेषण और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में इन वैज्ञानिक विषयों की महत्ता को रेखांकित किया, जिसे नवीन दर्शन के नाम से जाना जाता है। इस नवीन दर्शन ने मुख्यतः हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक का प्रमाण पत्र दिया है। हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम इस तर्क के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं कि हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। सबसे पहले कि हॉब्स ने राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित किया, अर्थात हॉब्स ने कहा
कि समाज के निर्माण तथा मानवीय आचरण को प्रभावित करने में भौतिक तत्वों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हॉब्स का कहना है कि लौकिक संसार पूर्णतः एक यांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके मूल में पदार्थ की गतिशीलता है। यदि इन क्रियाओं और घटनाओं का गहन अध्ययन किया जाए तो भौतिकी की गति को समझा जा सकता है, या यदि भौतिकी की गति की जानकारी रखी जाए तो इन सामाजिक क्रियाओं यानी मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समझा जा सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि सामाजिक गतिविधियां भौतिक गति से संबंध है। इसे ही हॉब्स का गति सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा तर्क यह है कि हॉब्स राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ज्यामिति के प्रयोग के पक्षपाती हैं। ज्यामिति में सरल से विशेष की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात सरल वस्तुएं जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं। इसलिए हॉब्स ने राजनीति में ज्यामिति के माध्यम से समस्याओं का निदान, लक्ष्य का निर्धारण और मानवीय खुशहाली की स्थापना चाहा है। तीसरा तर्क है कि हॉब्स के राजनीतिक चिंतन पद्धति में ज्यामिति, गणित, भौतिकी की महत्ता तो है ही साथ उसके अध्ययन पद्धति में भी आगमनात्मक एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रभाव है। चौथा तर्क यह है कि हॉब्स ने मानवीय स्वभाव का विवेचन मनोवैज्ञानिक आधार पर किया और मनोविज्ञान में भौतिक विज्ञान के तथ्यों का समावेश किया है। और अंत में हॉब्स के राजनीतिक विचारों के अध्ययन से भी उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। उसके मानवीय स्वभाव ही नहीं, अन्य राजनीतिक सिद्धांत जैसे प्राकृतिक अवस्था, संप्रभुता और राज्य की उत्पत्ति संबंधी समझौतावादी विचारों में भौतिकवादिता, मनोवैज्ञानिकता और वैज्ञानिकता की झलक मिलती है। हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए जो मैंने अभी तर्क दिए हैं उनके अध्ययन से ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। स्टूडेंट, अब हम हॉब्स की अध्ययन पद्धति और वैज्ञानिक भौतिकवाद के विषय में चर्चा करेंगे। हॉब्स पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव के कारण उसने अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने से पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति से बिल्कुल भिन्न अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। उसने ना तो मध्य युग के प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति और ना बोंदा जैसे लेखकों के द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद, क्योंकि हम बुक्स में ये पढ़ तो लेते हैं कि क्या है, ये चीज़ है, लेकिन हम इसका विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि किताबों में ये पूरी तरह से विस्तृत रूप में नहीं मिलता है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके विपरीत उसने विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया जो पूर्णतः तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते हुए उसने कहा कि इतिहास के पाठ अधिकांशतः मूल्यहीन है। कॉमनवेल्थ की रचना के लिए विशिष्ट नियमों और सिद्धांतों का पता लगाना आवश्यक है जिनकी वैज्ञानिक अथवा शाश्वत वैधता हो। उसके लिए इतिहास से अधिक अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत विवेक का है। वास्तव में हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था। वो राजनैतिक दर्शन उसके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग था, भाग मात्र था। हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को भौतिकवाद कहा जा गया है। हॉब्स ने गणित और भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, पर उसने उस साध्य को अवश्य समझ लिया था जिसकी ओर प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। गैलीलियो की भांति हॉब्स ने पुराने विषय में से एक विज्ञान को जन्म दिया। यह नया विज्ञान गति का था। इस विज्ञान के अनुसार भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था है। संसार में जो कुछ होता है उसकी एक दूसरे से सापेक्ष पिंडों के विस्थापन द्वारा ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर विज्ञान ने आशातीत उन्नति की। न्यूटन ने अपने ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत का आगे चलकर इसी सिद्धांत के आधार पर निरूपण किया। हॉब्स ने इसी सिद्धांत को हृदयंगम किया और इसे अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया। हॉब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषों के मेल से घटित होती हैं। इन संश्लेषों के मूल में भी कुछ गतियां रहती हैं। यदि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतियों को समझना चाहिए। इस तरह हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी है। हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य यह था कि मनोविज्ञान तथा राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। उसने मनोविज्ञान तथा राजनीति में इसी पद्धति का प्रयोग किया। वैज्ञानिक भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्यकरण, संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति, और हॉब्स में हम यह सब पाते हैं। वह इन्हीं आधारों पर अपने राजदर्शन का निर्माण करता है।
हम उदाहरण के रूप में बताते हैं आपको कि वह सर्वप्रथम मानव स्वभाव और उसके चरित्र का अध्ययन करता है, उसकी भावना, इच्छा, विचारों का विश्लेषण करता है और तभी वह इस परिणाम पर आता है कि इस प्रकार के प्राणी के साथ व्यवहार करने तथा उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को कैसा होना चाहिए। वह समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बतलाता है, पर इसके पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है जिसके पश्चात नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ था। इस प्रकार हॉब्स व्यवस्थित और क्रमागत आधार पर सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण, फिर प्राकृतिक कानून, तत्पश्चात प्राकृतिक अवस्था और अंत में समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। भौतिकवाद शब्द का अर्थ है कि धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास, इन सब से पृथक वास्तविकता वस्तु जगत है। यह वातावरण में विश्वास करता है और उसके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। भौतिकवादियों के अनुसार हॉब्स इन अर्थों में पूर्णतः भौतिकवादी है। वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसके मनोविज्ञान के कारण ही समझौते और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होती है। हॉब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग नहीं है। सेबाइन के अनुसार हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिकता सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। स्टूडेंट, हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली, संसार के तीनों भाग, प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य एवं राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांत के आधार पर हुई। वह भौतिक वातावरण को बहुत महत्व देता था। उसके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान का आधार व आरंभ बिंदु है। वैज्ञानिक भौतिकवाद की दृष्टि से हॉब्स का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्थान विवादास्पद है। जब लेवियाथन प्रकाशित हुआ था तब सभी ने उसके नास्तिकवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद की घोर निंदा की थी। हेनरी मोर तथा कटवर्थ जैसे दार्शनिकों, कम्बरलैंड जैसे धर्मशास्त्रियों तथा फिल्मर जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने उसके नास्तिकवाद तथा भौतिकवाद के सिद्धांतों की तीव्र आलोचना की थी। हॉब्स की पद्धति की आलोचना करते हुए स्टॉक ने ठीक ही लिखा कि गैलीलियो का अनुसरण कर हॉब्स ने भौतिक विज्ञान की पद्धति को राजनीति विज्ञान में लागू तो करना चाहा, परंतु ऐसा करने में वह सफल ना हो सका, क्योंकि भौतिक शास्त्र का विषय प्राकृतिक पदार्थ है जबकि राजनीति शास्त्र का विषय कृत्रिम पदार्थ है। स्टूडेंट, अब हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विद्वान है और उसने अपना यह सिद्धांत 1651 ईस्वी में प्रकाशित अपने ग्रंथ लेवियाथन में प्रस्तुत किया। उसके इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। उसके सिद्धांत पर तत्कालीन इंग्लैंड की अराजकतापूर्ण सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हॉब्स का निष्कर्ष है कि मानव अपने स्वभाव से इस असामाजिक प्राणी और केवल निरंकुश राजसत्ता द्वारा ही नियंत्रित और शासित किया जा सकता है। वस्तुतः हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य, कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। हम बता दें कि हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है, संस्था द्वारा और अर्जन द्वारा। दो प्रकार से हो सकती है, संस्था द्वारा या अर्जन द्वारा। उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के प्रथम प्रकार को मान्यता दी है। उसका मत है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक परस्पर समझौता करके एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करते हैं ताकि उनकी आत्मरक्षा की समस्या का स्थायी हल ढूंढा जा सके और उन्हें इस संपन्न में भय से छुटकारा मिले। संक्षेप में हॉब्स के सामाजिक समझौता का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले मानव स्वभाव। हॉब्स के अनुसार मानव मूलतः एक असामाजिक प्राणी है जो सदैव आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है। मानव में स्वार्थ, भय, शक्ति के प्रति प्रेम, अहंकार, संघर्ष आदि के दुर्गुण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु इन दुर्गुणों के साथ मानव में विवेक का तत्व भी पाया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक अवस्था। मानव अपने स्वभाव से मूलतः असामाजिक प्राणी अतः प्रकृति की अवस्था में समाज और राज्य का अभाव था। मानव की प्राकृतिक अवस्था अराजकतापूर्ण थी क्योंकि मानव अपने स्वभाव के कारण सदैव परस्पर संघर्ष ही करते रहते थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन अकेलेपन, घृणा तथा पशुत्व से पीड़ित था और वह अल्पजीवी भी था। समझौते का कारण सभी मानवों के लिए प्रकृति की अवस्था कष्टकारी और भयपूर्ण थी। इस स्थिति में मानव में स्थित विवेक ने उन्हें प्रेरणा दी कि आत्मरक्षा के स्थायी उपाय के लिए एक निरंकुश और सर्वोच्च सत्ता की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी सत्ता ही झगड़ालू और संघर्ष प्रिय मानवों में शांति और स्थापना करके उसकी आत्मरक्षा को स्थायित्व दे सकती थी। चौथा है समझौते की प्रक्रिया। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक मानव ने अनेक मानवों से समझौते करते हुए कहा, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मेरी तरह इस मनुष्य राजा को या इस मनुष्य समूह को सौंप दो और मेरे समान ही इसके प्रत्येक कार्य का समर्थन करो। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य ने समझौते के द्वारा प्रकृति की अवस्था में सामान्य निरंकुश शासन के बंधन को स्वीकारा।
अब हम आपको बताते हैं समझौते द्वारा स्थापित राजनीतिक अवस्था, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। समझौते द्वारा एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना होती है जो सत्ता की दृष्टि से निरंकुश और सर्वोच्च है। राजपद समझौतों का परिणाम है, उसका अंग नहीं है, अतः उस पर कोई शर्त या बंधन लागू नहीं होता। कानूनी संप्रभुता की स्थापना, हॉब्स ने प्रभुसत्ता को सर्वोच्च, अदेय और अविभाज्य माना है। राजा के आदेश ही कानून है और व्यक्ति को उनका विरोध करने का अधिकार नहीं है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो राजा उन्हें सौंपता है। इस प्रकार हॉब्स ने अधिकारों का कानूनी सिद्धांत स्वीकारा है। फिर समाज, राज्य और शासन में अंतर नहीं। हॉब्स ने समाज, राज्य और शासन में अंतर नहीं किया है। समझौते द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है, किंतु इसके साथ ही स्वतः ही राज्य व समाज भी स्थापित हो जाता है। अतः हॉब्स शासन, राजा के विरोध को समाज व राज्य का विरोध मानता है। उसका मत है कि शासन का अंत होने का अर्थ है राज्य व समाज का भी अंत होना। समझौता स्थायी है। हॉब्स के अनुसार समझौता सदैव के लिए किया गया है, अतः किसी व्यक्ति को उसके उल्लंघन का अधिकार नहीं। यदि कोई व्यक्ति समझौता तोड़ने का प्रयत्न करता है तो इसका अर्थ है कि वह पुनः प्रकृति की अराजक, भयपूर्ण और कष्टकारी अवस्था की स्थापना करना चाहता है और इस प्रकार वह अपने साथ ही अन्य सभी मनुष्यों की आत्मरक्षा, अस्तित्व को संकट में डालना चाहता है। हॉब्स ने समझौते को चिरस्थायी मानते हुए कहा है कि शासक को ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने का अधिकार है। समग्रतावादी एवं व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था। यद्यपि समग्रतावाद परस्पर विरोधी विचार है, किंतु हॉब्स की अवस्था में ये दोनों विचार एक साथ दिखाई पड़ते हैं। हॉब्स ने ऐसे राजतंत्र की स्थापना की जो सर्वोच्च, निरंकुश, अदेय और अविभाज्य संप्रभुता को धारण करता है। शासक के आदेश ही कानून है और एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जनता को भी शासन के विरोध का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हॉब्स एक समग्रतावादी राज व्यवस्था की स्थापना करता है, किंतु इसके साथ ही हॉब्स की राज व्यवस्था में कुछ ऐसे आधारभूत लक्षण भी हैं जो उसे व्यक्तिवादी सिद्ध करते हैं। उसने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है और वह राज्य को एक ऐसा साधन मानता है जो व्यक्तियों को कृत्रिम अवस्था के भयपूर्ण एवं कष्टकारी जीवन से मुक्ति दिलाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। हॉब्स व्यक्ति के इस प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करता है कि व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए शासन, राजा का विरोध कर सकता है, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए ही समझौता किया गया है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु के प्रति नागरिकों की भक्ति तब तक ही और केवल उस सीमा तक है जब तक कि संप्रभु उन्हें अपनी शक्ति द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हैं। स्टूडेंट, मैंने जो भी आपको बताया हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में, इससे स्पष्ट है कि हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में समग्रतावाद और व्यक्तिवाद दोनों के ही लक्षण मौजूद हैं। स्टूडेंट, आज मैंने आपको हॉब्स के विषय में उसका सामान्य परिचय, व्यक्ति परिचय, रचनाएं, हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत, हॉब्स का प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में विवरण, हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकवाद, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया। हॉब्स की जानकारी के लिए हम आगे भी आपको जानकारी देंगे अपने अगले वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस के आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट।